हेलो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं आज एक न्यू चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, देखिए आज पहला लेक्चर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का। तो हो सकता है कि ये लेक्चर थोड़ा सा मैं बेसिक बताना स्टार्ट करूं तो इसमें थोड़ा ये लेक्चर लंबा खींच जाए, तो कोई नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि बिल्डिंग उतनी ही अच्छी होती है जितनी अच्छी उसकी नींव होती है, यानी बुनियाद जितनी अच्छी होगी बिल्डिंग उतनी अच्छी होगी। तो हम इसका बेसिक बताने में हो सकता है थोड़ा टाइम ले लें, तो आप इसको इज्जत से देखिए कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, बॉडी फ्लूइड, अगर हम बॉडी फ्लूइड की बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर जो लिक्विड पार्ट है, ठीक है, बॉडी के अंदर जो लिक्विड पार्ट है उसी को क्या कहोगे, बॉडी फ्लूइड कहोगे। और बॉडी फ्लूइड मेनली क्या होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, एक तुम्हारा क्या होता है, ब्लड होता है, और दूसरा क्या होता है, लिम्फ होता है। पहला क्या हो गया तुम्हारा ब्लड हो गया और दूसरा क्या हो गया, लिम्फ हो गया। अब इनका हमें क्या करना है, सर्कुलेशन देखना है। सर्कुलेशन माने क्या होता है, सर्कुलेट करना, यानी बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह आना। ठीक है, तो अब ये जो बॉडी फ्लूइड है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि ये बॉडी फ्लूइड जो है ये हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता ही क्यों है। जो बॉडी फ्लूइड है यानी ब्लड और लिम्फ, ये हमारे बॉडी के अंदर क्यों सर्कुलेट करते हैं। तो होता क्या है कि हमें पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जितने भी तुम्हारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये किसके बने होते हैं, सेल के बने होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म किसका बना होता है, सेल के बना होता है। ठीक है, और सेल के अंदर क्या होती है, रिएक्शन चलती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखना कह रहा है ये क्या होगी, तुम्हारी सेल होगी, ये तुम्हारी एक क्या होगी, सेल हो गई। सेल के अंदर क्या होता है, तुम्हारा लिक्विड पार्ट होता है। ये क्या है, सेल के अंदर तुम्हारा लिक्विड पार्ट है। लिक्विड पार्ट को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म। ये क्या होगा तुम्हारा, साइटोप्लाज्म। अब कह रहे हैं इस साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट टाइप्स की, यानी 5000 डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शन चलती हैं। ठीक है, यहां पे क्या होती है, लगभग 5000, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शन होती हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे 5000 डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शन होती हैं, इन सारे रिएक्शन को मिला के हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ठीक है, और एक सिंगल रिएक्शन को, ठीक है, सिंगल रिएक्शन को क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, एक सिंगल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। और जो यहाँ पे जो 5000 डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शन चल रही है उन सबको एक साथ मिला के क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। अब हमें पता है कि जब भी हमें रिएक्शन करानी होती है, ठीक है, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे A प्लस बी अंडरगो चेंज इनटू C। ठीक है, A और B को बनाया, A और B को हमने मिलाया तो बना हमारा क्या, C। तो यहाँ A और B तुम्हारा क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। A और B तुम्हारा क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। C यहाँ पे क्या हो गया, तुम्हारा प्रोडक्ट हो गया। C क्या हो गया, तुम्हें प्रोडक्ट हो गया। यानी अगर हमें रिएक्शन करानी है तो हमें क्या चाहिए, रिएक्टेंट चाहिए, और रिएक्टेंट से मिलकर तुम्हारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो होता गया कि हमारी जो सेल है, इस सेल के अंदर 5000 डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शन चल रही है जिसे हम क्या कह रहे हैं, मेटाबॉलिज्म कह रहे हैं। तो अब इस रिएक्शन को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, रिएक्टेंट चाहिए। हमें क्या चाहिए, रिएक्टेंट चाहिए। ठीक है, तो उन रिएक्टेंट को हमें कहां तक, रिएक्टेंट को कहां पे पहुंचाना है, सेल के पास पहुंचाना है। अब कभी भी रिएक्शन कराई जाती है तो क्या होता है, तुम्हारा प्रोडक्ट बनता है, और कभी भी 100% प्रोडक्ट नहीं बनता है। प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं जो वेस्ट होते हैं। जो कैसे होते हैं, तुम्हारे वेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा A और B रिएक्टेंट है, और ये मिलके क्या बना दिए तुम्हारा C यानी प्रोडक्ट। C के साथ यहाँ पे मान लो तुम्हारा एक और प्रोडक्ट बन गया E, जो क्या है, बाई प्रोडक्ट है, और ये हमारे लिए कैसा है, वेस्ट है। ये कैसा है, वेस्ट है, यानी फालतू है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो रिएक्शन चल रही है उसके लिए हमें क्या चाहिए, रिएक्टेंट चाहिए। और रिएक्शन जब चल रही है तो प्रोडक्ट के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, फालतू चीजें भी बन रही है। तो सेल तक चीजों को पहुंचाना यानी रिएक्टेंट को पहुंचाना, और सेल से वेस्ट प्रोडक्ट को हटाना है। ठीक है, और ये काम किसके थ्रू हम कराते हैं, बॉडी फ्लूइड के थ्रू कराते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट तुम्हारा क्या हो गया, जैसे तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स हो गए, जो तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जब रिएक्शन वहां पे चल रही होगी तो रिएक्शन में क्या होता है, जैसे तुमने खाना खाया, खाने में मान लो तुम्हारा क्या है, जो कुछ भी तुम खाए हो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मिल रही होती है। अब ये मान लो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट था, ये टूट के अपने सिंपल फॉर्म ग्लूकोज में चला गया। ग्लूकोज जो होगा ये तुम्हारा कहां पे जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, और उसकी क्या होगी, ग्लाइकोलिसिस होगी। उससे एनर्जी बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगी। एनर्जी का तो हम यूज कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो क्या है, वेस्टफुल है। तो अब यहाँ पे जो तुम्हारी ग्लूकोज है वो क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। तो हमने खाना खाया, खाना डाइजेस्ट हुआ, अपने सिंपल फॉर्म में टूटा,
तो अब उस सिंपल फॉर्म में जब टूट गया यानी रिएक्टेंट जो बन गया, उस रिएक्टेंट को हमें कहां तक पहुंचाना है, सेल तक पहुंचाना है। और सेल के अंदर क्या बना तुम्हारा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी वेस्ट प्रोडक्ट बना, तो उसे हमें क्या करना है, हटाना है। यानी टू द सेल एंड द फ्रॉम द सेल, यानी टू द सेल यानी सेल तक चीजों को ले जाने के लिए, एंड द फ्रॉम द सेल यानी सेल से चीजों को हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बॉडी फ्लूइड का यूज करते हैं। और इसीलिए हम बॉडी फ्लूइड को बॉडी के अंदर क्या करते हैं, सर्कुलेट कराते हैं। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो कह रहा है कि अभी इस अर्थ पे डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। क्या सभी ऑर्गेनिज्म सेम मैकेनिज्म से ये काम करते हैं या अलग अलग तरीके से करते हैं? तो बायो में एक बात याद रखिए कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अगर कहीं पे आ गए अलग अलग ऑर्गेनिज्म, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो हो रहा है, ठीक है, यहाँ से तुम्हारा यहाँ से तुम्हारा न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, और भी अदर इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिसे हम क्या कर रहे हैं, सेल तक लेके जा रहे हैं। और वेस्ट प्रोडक्ट जो बनाया उसे हम क्या कर रहे हैं, सेल से हटा रहे हैं। ठीक है, ये बताओ वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ से हटाया क्यों जाता है? क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट हटाओगे नहीं तो हमारी सेल प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी। आप ऐसा मानिए कि अभी मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आप एक साफ सुथरे रूम में बैठे हैं, वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उस रूम की कई दिनों तक सफाइयां ना की जाए तो क्या होगा कि उसके अंदर बहुत सारी गंदगी हो जाएंगी, और फिर आप धीमे धीमे उसमें रह के पढ़ाई करेंगे और धीमे धीमे आप बीमार पड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या आप अपनी फुल इफिशिएंसी से पढ़ाई कर पाएंगे? नहीं। तो इसीलिए क्या होता है कि सेल के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है इसे हम कंटिन्यूअसली वहां से क्या करते हैं, रिमूव करते रहते हैं, ताकि हमारे सेल क्या करे, प्रॉपर वर्क कर सके। ठीक है, तो चीजों को टू द सेल एंड द फ्रॉम द सेल यानी सेल तक पहुंचाने के लिए और सेल से निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बॉडी फ्लूइड का यूज करते हैं। और इसीलिए हम बॉडी फ्लूइड को बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं, सर्कुलेट करा रहे हैं। तो अब दूसरा सवाल, क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म यही सेम मैकेनिज्म का यूज करते हैं? ना भैया, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे देखिए, अगर हम स्पंज की बात करें, ठीक है, स्पंज और सिलेंट्रेट, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पंज एंड सिलेंट्रेट्स। ठीक है, स्पंज और सिलेंट्रेट की बात करें तो ये क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग वाटर का यूज करते हैं। यानी ये इसी काम के लिए, यानी टू द सेल एंड द फ्रॉम द सेल, यानी चीजों को एक्सचेंज करने के लिए ये किसका यूज करते हैं, सराउंडिंग वाटर का यूज करते हैं। ये अपनी इंटायर बॉडी कैविटी यानी अपनी पूरी बॉडी कैविटी से ये क्या करते हैं, पानी को अंदर खींचेंगे, तो पानी के अंदर जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स या जो भी चीजें होंगी वो पानी के साथ अंदर इनके बॉडी के अंदर आ जाएंगे। अब एक तरफ से ये पानी को खींच रहे होंगे, दूसरी तरफ ये पानी को निकाल रहे होंगे, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो पानी के साथ क्या होगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो स्पंज और सिलेंट्रेट जो होते हैं ये क्या करते हैं, एक्सचेंज के लिए ये किसका यूज करते हैं, सराउंडिंग वाटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सराउंडिंग वाटर का यूज करते हैं। ठीक है, सराउंडिंग वाटर का यूज करते हैं। ठीक है, किसके लिए, फॉर एक्सचेंज। ठीक है, यानी एक्सचेंज यानी चीजों को टू द सेल एंड द फ्रॉम द सेल के लिए ये किसका यूज करते हैं, सराउंडिंग वाटर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे देखना, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे ये तुम्हारा कोई स्पंज है। ठीक है, स्पंज किसका मेंबर होता है, पोरीफेरा का मेंबर होता है। ठीक है, तो मान लो ये तुम्हारा कोई स्पंज हो गया। ठीक है, ये क्या है, तुम्हारा कोई स्पंज है। ठीक है, ये क्या है, तुम्हारा कोई स्पंज है। अब इस स्पंज के अंदर क्या होगा, इसके पूरे बॉडी के अंदर क्या होगा, इस तरीके से पोर होंगे, इस बॉडी के अंदर क्या होंगे, पोर होंगे। अब इनके आसपास क्या होगा, पानी होगा, पानी पानी पानी। ठीक है, ये क्या आ गया, तुम्हारा पानी हो गया, वाटर। ठीक है, अब इस पानी के अंदर क्या है, मान लो यहाँ पे खाना पड़ा हुआ है, इससे खाना खाना है, तो ये क्या करेगा, पानी को खींचेगा, तो पानी के साथ ये खाना भी क्या होगा, इसके बॉडी के अंदर आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा होगा वो क्या करेगा, पानी के अंदर उसे घोल देगा, और पानी जब यहाँ से निकलेगा तो वो चीज भी यहाँ से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। यानी जो हायर ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम लोग अगर अपनी बात करें तो हम लोग ब्लड और लिम्फ का यूज करते हैं। ठीक है, ब्लड और लिम्फ यानी बॉडी फ्लूइड का यूज करते हैं। और जो तुम्हारे लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे स्पंज और सिलेंट्रेट की बात करें तो ये चीजों को एक्सचेंज करने के लिए किसका यूज करते हैं, सराउंडिंग वाटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब जो तुम्हारा बॉडी फ्लूइड यानी ब्लड और लिम्फ जो है उसमें भी अगर बात की जाए कि मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, तो किसके थ्रू किए जाते हैं, ब्लड के थ्रू किए जाते हैं। और सर्टेन सब्सटेंस यानी कुछ ही चीजें होती हैं जो किसके थ्रू की जाती हैं, लिम्फ के थ्रू की जाती हैं। ओके, देखते हैं ब्लड। ठीक है, तो कह रहा है ब्लड क्या होता है, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब हमें पता होना चाहिए कनेक्टिव टिश्यू किसको कहते हैं। जैसे अगर हम बोन की बात करें, ठीक है,
तो हमारी ये वाली जो बोन है और ये वाली जो बोन है, ये दोनों बोन आपस में क्या अटैच है, और यहाँ पे अगर आप पकड़िए तो यहाँ पे आपको कुछ पकड़ में आ रहा होगा, ठीक है, रस्सी लाइक जो कुछ आपको देखिए यहाँ पे कुछ आपको पकड़ में आ रहा होगा, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट्स कहते हैं। यानी बोन को बोन से अटैच करने के लिए, बोन को बोन से अटैच करने के लिए जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट्स बोलते हैं। या यहाँ पर भी देखिए, ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी देखिए पकड़ में आ रहा है, इन दोनों बोन को ये आपस में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, और इसे हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट्स बोलते हैं, ठीक है। जो दो चीजों को जोड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव कहते हैं, यानी कनेक्ट करने वाला। तो बोन से बोन को जोड़ने वाला क्या होता है, तुम्हारा लिगामेंट्स होता है। ऐसे ही अगर मसल की बात करें, मसल की बात करें तो मसल हमारी बोन से क्या होती है, अटैच होती है। अगर आप कभी भी चिकन उकन लिए होंगे तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने चिकन में से बोन को पकड़ हटाया, बोन को ऐसे उठाया तो मसल सारी नीचे छूट गई और जो बोन है तुम्हारे हाथ में आ गई, ऐसा नहीं होता है। जब बोन उठाएंगे तो मसल उससे क्या होगी, लगी होगी, यानी उससे क्या होगी, चिपकी होगी। तो वहां पे तुम्हारी मसल क्या होती है, बोन से अटैच होती है, और मसल बोन को अटैच करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होता है, टेंडन। तो टेंडन भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड क्या कर रहा है, हमारी पूरी बॉडी की सेल को कनेक्ट किया हुआ है। मैं कह रहा हूं मेरी ये वाली जो सेल है, ठीक है, ये वाली जो सेल है और जो यहाँ की सेल है, ये दोनों आपस में क्या जुड़ी हैं, किसकी वजह से, ब्लड, क्योंकि वही ब्लड यहाँ पे भी है, फिर वही ब्लड यहाँ पे भी जा रहा है। तो ये ब्लड क्या कर रहा है, हमारे बॉडी की सारी सेल को जोड़ के रखा हुआ है। इसलिए हम ब्लड को क्या कहते हैं, ब्लड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कि ब्लड क्या होता है, तुम्हारा स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है। ओके, आइए देखें कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ठीक है। अगर कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात करें, अगर कंपोजिशन की बात करें तो जो ब्लड होता है ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। कितनी चीजों से मिलकर बना होता है, दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है हमारा प्लाज्मा, एक क्या होता है, प्लाज्मा, और दूसरा क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट। दूसरा क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट ये दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, अगर प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा टोटल ब्लड का 55% बनाता है। ये टोटल ब्लड का कितना बनाता है, 55% बनाता है। जबकि बचा कितना, 45%। तो फॉर्म्ड एलिमेंट टोटल ब्लड का कितना बनाता है, 45% बनाता है। कितना बनाता है, 45%। आइए देखिए, जैसे मान लीजिए अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 10 ग्राम, कितना, 10 ग्राम ब्लड है, कितना है, 10 ग्राम ब्लड है। तो इस 10 ग्राम ब्लड के अंदर, इस 10 ग्राम ब्लड के अंदर प्लाज्मा कितना होगा। हमें पता है कि टोटल ब्लड का 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो 10 ग्राम का हम 55% निकाल लेंगे। तो अगर 10% का 55% निकालोगे, 55/100, ठीक है, 0 से 0 गया, ये तुम्हारा कितना होगा, 5.5 ग्राम। यानी अगर हम 10 ग्राम ब्लड लिए तो 10 ग्राम ब्लड के अंदर तुम्हारा जो प्लाज्मा होगा वो तुम्हारा कितना होगा, 5.5 ग्राम होगा। तो फॉर्म्ड एलिमेंट कितना होगा, 4.5 ग्राम होगा, 4.5 ग्राम। यानी या ऐसे करो, 10% 45% उसका भी निकाल दो, 10 × 45/100, 0 से 0, ये कितना हो गया, 4.5 ग्राम, ठीक है। यानी कि अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड किससे मिलकर बना हुआ है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। प्लाज्मा टोटल ब्लड का कितना होता है, 55% होता है, जबकि फॉर्म्ड एलिमेंट कितना होता है, 45% होता है। अगर हम 10 ग्राम ब्लड लिए हैं तो 10 ग्राम ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होगा वो कितना होगा तुम्हारा, 5.5 ग्राम होगा, क्योंकि इसका हम क्या करेंगे, 55% निकाल लेंगे। और 10 ग्राम अगर हमने ब्लड लिया और उसके अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करें तो इसका 45% निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4.5 ग्राम हो जाएगा। ओके, इतनी बातें समझ में आ रही हैं, चाहे तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं प्लाज्मा, ठीक है, कि प्लाज्मा होता गया है। आइए देखा जाए। प्लाज्मा, सबसे पहले बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, कि प्लाज्मा तुम्हारा किससे मिलके बना होता है। अब तक आपने क्या देखा था, कंपोजिशन ऑफ ब्लड देखा था कि ब्लड किससे मिलके बना होता है। तो ब्लड दो चीजों से मिलके बना था, पहला क्या था, प्लाज्मा, और दूसरा क्या था, फॉर्म्ड एलिमेंट। अब हमें प्लाज्मा को डिटेल में देखना है कि प्लाज्मा किससे मिलके बना होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर प्लाज्मा के कंपोजिशन की बात करें तो प्लाज्मा के अंदर हमें क्या होता है, वाटर मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है, वाटर मिलता है। और सबसे ज्यादा यही होता है, वाटर कितना होता है, 90 से 92%। कितना होता है, 90 से 92% क्या होता है, वाटर होता है। इसके बाद तुम्हारा क्या मिलता है, प्रोटीन मिलती है। क्या मिलती है, तुम्हारी प्रोटीन मिलती है। और प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन तुम्हारे 6 से 8% होती है। कितनी होती है, 6 से 8% होती है।
और प्रोटीन जो होती है ना, ये 3 तरीके की पाई जाती है। कितने तरीके की होती है? 3। ठीक है, ये बताओ, झंडा, झंडे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लैग, FLAG, ठीक है, फ्लैग। अब यहां पे देखो, एल को रहने दो स्मॉल लेटर में, ए और जी को कैपिटल लेटर में कर दो। यानी ट्रिक अगर बनानी है प्रोटीन की कि कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, 3 प्रोटीन पाई जाती है। ट्रिक क्या होगी तुम्हारी? फ्लैग लिख लो, FLAG। एल को स्मॉल लेटर में रहने दो, और एल स्मॉल लेटर में इसका कोई मतलब नहीं हुआ। एफ से क्या होगा? फाइब्रिनोजन, ए से क्या होगा? एल्ब्यूमिन, और जी से क्या हो जाएगा? ग्लोबुलिन। ठीक है, तो अगर प्रोटीन की बात करें, प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है? वाटर होता है। कितना? 90 से 92% होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होती है? प्रोटीन होती है। कितनी होती है? 6 to 8%। कितनी होती है? 6 to 8% होती है। और ये तुम्हारी कौन कौन सी होती है? 3 होती है। पहला क्या होता है तुम्हारा? फाइब्रिनोजन होती है। दूसरी क्या होती है तुम्हारी? एल्ब्यूमिन होती है। और तीसरी क्या होती है तुम्हारी? ग्लोबुलिन होती है। अब इनके फंक्शन क्या है अभी वो भी बता रहा हूं, पहले आप इतना देख लीजिए, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। उसके बाद इसके अंदर क्या पाया जाता है? मिनरल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? तो मिनरल्स यहां पे जो पाया जाता है उसकी ट्रिक होगी नमक, नमक का मग्गा, नमक का मग्गा एंड बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को क्या लिखा जाता है? HCO3-। ठीक है, नमक का मग्गा, ये होता है नमक। नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। तो नमक यानी Na प्लस पाया जाता है, Cl माइनस पाया जाता है। का से तुम्हारा क्या हो जाएगा? कैल्शियम 2+ हो जाएगा। मग्गा से क्या हो जाएगा तुम्हारा? Mg2+ हो जाएगा एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो मिनरल से तुम्हारे पाए जाते हैं कौन? नमक का मग्गा एंड बाइकार्बोनेट, यानी Na+, Cl माइनस, कैल्शियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस एंड SCO3-। इसके साथ और क्या पाए जाते हैं? और क्या पाया जाता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, और क्या पाया जाता है? ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होता है और फैट होता है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैट, और ये क्या होते हैं तुम्हारे? ट्रांजिस्ट स्टेट में होते हैं। ठीक है, सॉरी एक मिनट रुकिए, देख लो। ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड लिपिड्स, सॉरी यहां पे क्या होता है? ग्लूकोज होता है, ठीक है, अमीनो एसिड होता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड लिपिड्स, और क्या? लिपिड। और ये हमेशा ट्रांजिस्ट स्टेट में होते हैं, यानी हमेशा ये बॉडी के अंदर क्या होते हैं? घूमते रहते हैं। ठीक है, ये हमेशा बॉडी के अंदर क्या होते हैं? घूमते रहते हैं। और इसके बाद तुम्हारा क्या पाया जाता है? क्लॉटिंग फैक्टर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर किसे कहते हैं? जो तुम्हारे ब्लड को जमाने में हेल्प करता हो। जैसे चोट लगी, कुछ टाइम के बाद ब्लीडिंग क्या होती है? रुक जाती है, तो वहां पे क्लॉटिंग फैक्टर क्या करता है? हेल्प करता है जमाने में। ओके, तो अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा के अंदर हमारा क्या हो गया? वाटर हो गया। कितना? 90 से 92%। प्रोटीन हो गई तुम्हारी 6 to 8%। कितने तरीके की प्रोटीन है? 3, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। उसके बाद अगर हम मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स क्या है? नमक का मग्गा एंड बाइकार्बोनेट। नमक का मग्गा Na+, Cl माइनस, कैल्शियम प्लस, मैग्नीशियम एंड बाइकार्बोनेट। उसके बाद क्या है तुम्हारा? ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है एंड लिपिड्स है। ये हमेशा किस फॉर्म में होते हैं? ट्रांसिस्ट स्टेट में होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रांसिस्ट स्टेट में होते हैं। और उसके बाद तुम्हारा क्या पाया जाता है? क्लॉटिंग फैक्टर पाया जाता है, जो ब्लड को जमाने में हेल्प करता है। ओके, अब आइए इन तीनों प्रोटीन का काम देखिए। फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन जो होता है ये इनएक्टिव स्टेट में होता है। और जब हमें चोट लगती है, ठीक है, मान लो अभी हमें चोट लगी, यहां से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई, लेकिन क्या ये ब्लीडिंग कंटिन्यू हो गई? कुछ टाइम के बाद ये ब्लीडिंग क्या होती है? रुक जाती है। होता क्या है? चोट लगती है तो ये जो हमारा फाइब्रिनोजन जो इनएक्टिव स्टेट में है, ये एक्टिव हो जाता है और फाइब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन में, और जाके ब्लीडिंग को क्या करता है? रोक देता है। यानी हम कह सकते हैं कि फाइब्रिनोजन जो हेल्प करता है, किसमें हेल्प कर रहा है? क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है। किसमें हेल्प कर रहा है? क्लॉटिंग में। जैसे घर पे क्या होता है कि जब टंकियों की टूट जाती है, जो हमारी नलका होती है, तो हम क्या करते हैं कि पानी ना बहे, इसके लिए हम क्या करते हैं? उसके अंदर कपड़ा वपड़ा डाल देते हैं। ठीक है, कपड़ा डाल के उसे क्या करते हैं? बांध देते हैं ताकि पानी बाहर ना आए। तो कपड़ा क्या है तुम्हारा? फाइबर। उसी से याद रखना, फाइब्रिनोजन, फाइबर। फाइबर का यूज हमने कहाँ किया था? पानी को रोकने के लिए। तो ऐसे ही फाइब्रिनोजन, जो फाइब्रिनोजन है, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? ब्लड को रोकने के लिए। ठीक है, यानी क्लॉटिंग में ये क्या करता है? हेल्प करता है। उसके बाद एल्ब्यूमिन रोको। इसके बाद देखना ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन नाम से ही क्या लग रहा है? गोला बारूद। नाम से क्या लग रहा है? गोला बारूद। ये होता है हर देश के पास क्या होता है? गोला बारूद होता है। ये होता है कोई भी देश गोला बारूद लेता क्यों है? अपने डिफेंस के लिए लेता है। किसके लिए लेता है?
जैसे मान लो हम क्या किए हैं कि हम गोला बारूद देते हैं, किस लिए? ताकि पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक ना करें, उधर से चाइना ये अटैक ना करें। अगर ये अटैक करेंगे तो हम भी क्या करेंगे, इनसे दो दो हाथ कर लेंगे, ठीक है। तो हम गोला बारूद किस लिए लेते हैं? लड़ाई झगड़ा करने के लिए ना भाई, हम गोला बारूद लेते हैं डिफेंस के लिए। तो ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन जो होता है इसका काम क्या होता है? डिफेंस का। ग्लोबुलिन का काम क्या होता है? डिफेंस का होता है, ठीक है। किसका होता है? डिफेंस। किसका होता है? तुम्हारा डिफेंस का होता है। कि अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी के अंदर इंटर करे तो ये उससे क्या करेगा? निपटेगा। उसके बाद देखना एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है? ये होता है ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है। ऑस्मोटिक बैलेंस को किससे लिखा जाता है? ओ से लिखा जाता है। हम इसी को लिख देंगे ए से ऑस्मोटिक बैलेंस। यानी कि ए से एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? ऑस्मोटिक बैलेंस। क्या होता है? ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है? ओके। अब होता क्या है कि जो ये हमारा प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब प्लाज्मा से हम क्या करें? ये क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दें, ठीक है। प्लाज्मा से क्या किया जाए? क्लॉटिंग फैक्टर हटा दिया जाए। यानी अगर मैं कर दूं प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, तो अब बचा हुआ प्लाज्मा का जो पार्ट है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरम। यानी अगर हम ब्लड से सॉरी प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दें तो प्लाज्मा का बचा हुआ पार्ट ही किस नाम से जाना जाता है? सीरम के नाम से जाना जाता है। ओके। आइए देखते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। ये तो हमारा क्या था? प्लाज्मा, क्योंकि ब्लड कितनी चीजों से मिलकर बना था? दो। पहला क्या था? प्लाज्मा। दूसरा क्या था? फॉर्म्ड एलिमेंट। तो प्लाज्मा तो हो गया। आइए देखें फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। ये होता है फॉर्म्ड एलिमेंट टोटल ब्लड का कितना बनाता है? 45%। फॉर्म्ड एलिमेंट टोटल ब्लड का कितना बनाता है? 45% बनाता है, ठीक है। अब फॉर्म्ड एलिमेंट कहते कितने हैं? कह रहा है कि तुम्हारी जो आरबीसी है, आरबीसी, उसके बाद क्या है तुम्हारे? डब्ल्यूबीसी, और उसके बाद क्या होगी? प्लेटलेट्स। ये क्या होगी? तुम्हारी प्लेटलेट। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इन तीनों को एक साथ मिला के हम क्या कहते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। अब एक एक को डिटेल में देखना है कि तुम्हारी आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, ठीक है, प्लेटलेट्स क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आरबीसी से। आरबीसी, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। आरबीसी फुल फॉर्म क्या होगा? रेड ब्लड सेल। नाम क्या होगा तुम्हारा? रेड ब्लड सेल, ठीक है। कह रहा कि आरबीसी की अगर बात करें तो जो तुम्हारी आरबीसी होती है ये तुम्हारी ए न्यूक्लिएटेड होती है। कैसी होती है? ए न्यूक्लिएटेड होती है। कैसी होती है? ए न्यूक्लिएटेड होती है। यानी आरबीसी जब हमारी इमैच्योर होती है, यानी अभी छोटी होती है, तो उसके पास न्यूक्लियस होता है। लेकिन जब आरबीसी तुम्हारी मैच्योर हो जाती है तो वहां से न्यूक्लियस क्या होता है? गायब हो जाता है। यानी कि मैच्योर आरबीसी के पास जो मैमल्स की आरबीसी होती है वो कैसी होती है? ए न्यूक्लिएटेड होती है। होता क्या है कि जो तुम्हारी आरबीसी से क्या होता है? मान लो ये तुम्हारी क्या होगी? आरबीसी होगी। आरबीसी के अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस है। तो आरबीसी से हम क्या करते हैं? न्यूक्लियस को गायब कर देते हैं ताकि इसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन को भर सकें। इसके अंदर हम क्या करें? ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन भर सकें। और इस प्रोटीन का नाम क्या होता है? हीमोग्लोबिन। नाम क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो होती है ये कैसी होती है? आयरन कंटेनिंग होती है। कैसी होती है? आयरन कंटेनिंग होती है। यानी इसके पास क्या होता है? आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है। और किस कलर की होती है? रेड कलर की होती है, जिसकी वजह से हमारे सेल कैसी दिखने लगती है? रेड। और नाम क्या पड़ गया? आरबीसी, ठीक है। यानी आरबीसी की बात करें तो मैच्योर मैमेलियंस आरबीसी ए न्यूक्लिएटेड होती हैं। ए न्यूक्लिएटेड क्यों होती हैं? न्यूक्लियस इसलिए हटा दिया जाता है ताकि इसके अंदर ज्यादा फ्री स्पेस मिले। जितना ज्यादा फ्री स्पेस होगा उतनी ज्यादा हीमोग्लोबिन को हम भरेंगे। और जो हीमोग्लोबिन होती है ये हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। और हीमोग्लोबिन तुम्हारी होती कैसी है? आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है, ठीक है। अगर आरबीसी की शेप की बात करें तो होता क्या है कि जब न्यूक्लियस हटा दो ना तो आरबीसी क्या होती है? दोनों तरफ से धंस जाती है। अंदर की तरफ क्या होती है? धंस जाती है। और जब धंस जाएगी तो ये मान लो तुम्हारा गोल सा धंस गई तो इस साइड से जाओगे तब भी तुम्हें ऐसे क्यों मिलेगा, और उस साइड से आओगे तब भी क्या होगा? तुम्हें क्यों मिलेगा। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? बाई कॉनकेव। क्या बोला जाता है? बाई कॉनकेव। जैसे अगर आप लोग बालूशाही, हम लोगों की तरफ बालूशाही मिलती है, या ऐसा करो बालूशाही हटाओ,
जो घर पे आटा गूंदा जाता है रोटी बनाने के लिए, जब उसकी लोई बना ली जाती है तो लोई लो और लोई के दोनों तरफ से क्या करो, दोनों तरफ से क्या करो, इस तरीके से अंदर की तरफ धंसा दो, तो उसी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, बाई कॉनकेव बोला जाता है। तो आरबीसी की शेप की बात करें तो इसका शेप कैसा होता है, बाई कॉनकेव। कैसा होता है, बाई कॉनकेव होता है। कैसा होता है, बाई कॉनकेव होता है। आरबीसी जो होती है ये मोस्ट एबंडेंट सेल होती है, यानी कि सबसे ज्यादा ब्लड में पाए जाने वाली सेल क्या होती है, आरबीसी होती है। इसके काउंट की बात करें तो इसका काउंट कितना होता है, 5 से 5.5 लाख। कितना होता है, 5 से 5.5 मिलियन। कितना होता है, 5 से 5.5 मिलियन होता है पर एमएम क्यूब। पर एमएम क्यूब अगर इसके काउंट की बात करें तो कितना होता है, 5 से 5.5 मिलियन होता है। अब अगली चीज की है आरबीसी बनती कहां पे है, तो आरबीसी जो होती है ना, आरबीसी जो होती है ये प्रोड्यूस होती है, ये तुम्हारी क्या होती है, प्रोड्यूस्ड होती है इन रेड बोन मैरो। कहां पे, रेड बोन मैरो में ये क्या होती है, बनती है। कहां पे बनती है, रेड बोन मैरो में बनती है। अब रेड बोन मैरो होता क्या है, कह रहा है कि ये हमारी क्या होगी, मान लो ये क्या है, बोन है, ये क्या है तुम्हारी बोन है, ठीक है। चिकन खाए हो, चिकन में देखना कि जो तुम्हारी लेग पीस लेना, ठीक है, लेग पीस में देखना कि ये क्या है, लेग पीस वाली बोन है। ये लेग पीस वाली जो बोन होती है ऐसे ऊपर से क्या होता है, ये वाला पार्ट क्या होता है, इसका सेमी सॉलिड होता है, बहुत ही ज्यादा सॉलिड नहीं होता है, ठीक है। रेड कलर का होता है, ठीक है, रेड कलर का होता है और सेमी सॉलिड होता है। कई लोग क्या करते हैं, इसको भी चबा जाते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेड बोन मैरो कहते हैं। और इसी के अंदर तुम्हारी क्या होती है, आरबीसी बनती है। ये तो अगर आरबीसी पैदा हुई है तो मरेगी भी। तो आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी होती है, 120 डेज की होती है। कितनी होती है, 120 डेज की होती है। और 120 दिन के बाद ये निपट जाती है, और जब ये डिस्ट्रॉय होती है, मरती है, तो ये कहां पे चली जाती है, तुम्हारी स्प्लीन में चली जाती है। और इसीलिए स्प्लीन को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है, ठीक है, ओके। आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट। आइए देखें इसके बाद तुम्हारे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट। दूसरा नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट, ठीक है। ये तुम्हारी न्यूक्लिएटेड होती है। कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड होती है। न्यूक्लिएटेड यानी इसके पास न्यूक्लियस पाया जाता है। ये लीस्ट एबंडेंट सेल होती है इन द ब्लड, यानी ब्लड में सबसे कम पाए जाने वाली सेल क्या होती है, तुम्हारे डब्ल्यूबीसी होती है। इसके काउंट की बात करें तो इसका काउंट कितना होता है, 6000 से 8000 पर एमएम क्यूब। पर एमएम क्यूब इसका कितना होता है, 6000 से 8000 होता है, ठीक है। अब डब्ल्यूबीसी के लाइफ स्पैन की बात करें तो आरबीसी के कंपेरिजन में इसकी लाइफ स्पैन क्या होती है, टू शॉर्ट होती है, यानी बहुत ही कम होती है। नियर अबाउट 1 हफ्ते के करीब इसकी लाइफ स्पैन होती है। कितनी होती है, नियर अबाउट 1 हफ्ते होती है। अब इधर देखना डब्ल्यूबीसी, अगर डब्ल्यूबीसी को देखा जाए तो हम डब्ल्यूबीसी को क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डब्ल्यूबीसी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 2 पार्ट्स में। एक बनता है ग्रेन्युलोसाइट्स, क्या बनता है, ग्रेन्युलोसाइट्स, और एक बनता है तुम्हारा ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स बनता है, ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट जो होता है इसे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये तुम्हारा फर्दर क्या होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। ये होता बिन, मिस्टर बिन कौन कौन देखता है, अरे होता नहीं है, एक मिस्टर बिन करके एक एपिसोड आता है, उसमें बंदा बोलता कुछ नहीं है लेकिन एक्टिविटी ऐसी करता है कि उसकी एक्टिविटी देख के क्या होती है, हंसी आती है। तो उसी से याद रखना कि ग्रेन्युलोसाइट्स को हम क्या करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किसमें, बेन, क्या हो गया तुम्हारा, बेन, क्या हो गया, बेन। और एक ग्रेन्युलोसाइट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 2। और ये क्या होता है, ML, और ये ए से ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। अब होता क्या, बी से क्या हो जाएगा, बैसोफिल, ई से इओसिनोफिल, और एन से न्यूट्रोफिल्स। यानी बैसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल्स ये तीनों तुम्हारे कैसे होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। जबकि मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट ये दोनों तुम्हारे कैसे होते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। कैसे होते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि बैसोफिल, अगर बैसोफिल की बात करें तो इसका अमाउंट सबसे कम होता है। इसका अमाउंट होता है 0.5 to 1%। कितना होता है, 0.5 to 1% होता है। इओसिनोफिल की बात करें तो ये होता है तुम्हारा 2 से 3%। कितना होता है, 2 से 3% होता है। न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो ये होता है तुम्हारा 60 से 65%। कितना होता है, 60 से
65%। अगर मोनोसाइट्स की बात करें तो ये होता है 6 से 8%। कितना होता है? 6 से 8% होता है। और लिम्फोसाइट की बात करें तो ये होता है तुम्हारा 20 से 25%। कितना होता है? 20 से 25%। यानी WBC को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2। एक तुम्हारा बना ग्रैनुलोसाइट्स और एक क्या बना तुम्हारा? एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर यानी WBC जो सबसे कम पाई जाती है वो तुम्हारी क्या होती है? बैसोफिल होती है। ठीक है, इससे ज्यादा तुम्हारी कौन सी पाई जाती है? इयोसिनोफिल्स पाई जाती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है? न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है। ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर की बात करें तो बैसोफिल, इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। एक ग्रैनुलोसाइट्स की बात करें तो मोनोसाइट्स और तुम्हारे क्या हो गए? लिम्फोसाइट हो गए। अब इनके फंक्शन को देखते हैं। बैसोफिल, नाम क्या है तुम्हारा? बैसोफिल्स। ठीक है, नाम से ही फीलिंग आ रही है बांस। ये बताओ टीचर से कितने लोग लात खाए हैं? टीचर क्या करते हैं कि जब मारना होता है तो क्या करते हैं, क्या किया जाता है? जो बम्बू प्लांट्स होता है यानी बसवाड़ी होती है, वहां से वो लोग क्या करते हैं? काट के, डंडे काट के लाते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैन बोलते हैं। और उसे से क्या करते हैं? निपटाना स्टार्ट करते हैं। तो बैसोफिल, ऐसा लग रहा है कि बांस कहाँ से आता है? तुम्हारे बम्बू प्लांट से आता है। और अगर बांस से तुम्हें मारा जाए तो क्या होगी? पूरे बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी? सूजन आ जाएगी, यानी इन्फ्लामेशन हो जाएगा। यानी बैसोफिल जो होता है ये क्या कराता है? तुम्हारा इन्फ्लामेशन। क्या होता है इससे? इन्फ्लामेशन। ठीक है, और साथ ही साथ ये क्या करता है? रिलीज करता है कुछ केमिकल्स को। ठीक है, ये क्या करता है? बैसोफिल क्या करता है? सिक्रेट करता है। क्या सिक्रेट करता है? कुछ केमिकल सिक्रेट करता है। कौन कौन से केमिकल को सिक्रेट करता है? 3, हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपैरिन। ये सिक्रेट करता है। ठीक है, क्या है? हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपैरिन। ठीक है, हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपैरिन नाम के केमिकल को क्या करता है? रिलीज करता है। उसके बाद देखना इयोसिनोफिल्स। अगर इयोसिनोफिल की बात करें, इयोसिनोफिल्स, अगर इयोसिनोफिल्स की बात करें तो ये क्या करता है? इन्वॉल्व होता है ई से, ए से मतलब एलर्जी को ऐसे लिखा जाता है ना, एलर्जी। तो ए से एलर्जी। ठीक है, तो ये ई से क्या करो? एलर्जी कर दो। यानी इयोसिनोफिल जो होता है ये इन्वॉल्व होता है एलर्जी में और रेसिस्ट करता है ये तो पैथोजन को। ठीक है, सॉरी एक मिनट, इन्फेक्शन। ठीक है, ओके। कह रहे इयोसिनोफिल जो होता है ये क्या करता है? रेसिस्ट करता है, यानी रोकता है। किसको रोकता है? इन्फेक्शन को। किसको रोकता है? इन्फेक्शन को रोकता है। और ये क्या करता है? तुम्हारा इयोसिनोफिल जो होता है ये इन्वॉल्व होता है किसमें? एलर्जी में। ठीक है, ये क्या होता है तुम्हारा? इन्वॉल्व होता है इन एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, ये एलर्जिक रिएक्शन में क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। उसके बाद देखना न्यूट्रोफिल्स, एन और एम। ठीक है, यानी न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट ये दोनों एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं? फैगोसिटिक सेल की तरह काम करते हैं। ये क्या होते हैं? फैगोसाइट्स होते हैं। फैगोसाइट्स उसे कहा जाता है कि जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर कोई पैथोजन आएगा तो ये उसे क्या करेंगे? निपटा देंगे। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया? लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट जो होते हैं इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारा बनता है बी लिम्फोसाइट और एक क्या बनता है? टी लिम्फोसाइट। और बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट ये क्या करते हैं? इम्यून रिस्पॉन्स। ये क्या देते हैं तुम्हें? इम्यून रिस्पॉन्स। ये क्या करते हैं? इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, ये क्या देते हैं? इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो हमने ब्लड के बाद हमने क्या देखा? प्लाज्मा के बाद फॉर्म्ड एलिमेंट। ये हमारा हो गया। कल मिलते हैं एक न्यू टॉपिक पे। ओके, इसके आगे जो भी टॉपिक है उसे देखेंगे। बाय।